हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। आज की जो टॉपिक है वो फिजिक्स की एक चैप्टर है, इसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये चैप्टर आप लोग को सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड में पाया जाएगा। इस चैप्टर को मैं वेल डिटेल और एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में पूछे जाते हैं और थोड़े से बाहर से भी आ जाते हैं, तो बच्चों को दिक्कत होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए बच्चा, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है जो है चार्ज कितने कैसे हैं। आपको मालूम है चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज जनरली दो टाइप के होते हैं। चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज हमेशा जहाँ पर भी होगा चार्ज अपने आसपास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, जो इनविजिबल, जो आपको दिखता नहीं है। अब जब यहाँ पे आप कोई चार्ज बॉडी लेके आओगे या न्यूट्रल बॉडी लेके आओगे, तो न्यूट्रल बॉडी क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिससे पता चलता है कि आसपास में कोई चार्ज है। तो चार्ज जो होती है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, जो एक इनविजिबल फोर्स होता है, जो हमें पता नहीं चलता। जब किसी बॉडी को लेके आइएगा, जब किसी कंडक्टर को आप लेके आइएगा, इसकी विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब इसके दायरे में जब लेके आइएगा, तो आसपास में ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और वो जो क्रिएट किया जा रहा है चार्ज के द्वारा किया जा रहा है। तो चार्ज जनरली दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव में आपको मालूम, प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ये हमें समझ में आ गया। चार्ज की जनरली जो हम लोग जो यूनिट पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग CGS यूनिट पढ़ते हैं और एक MKS यूनिट पढ़ते हैं। हालांकि यह सब कोई MKS पे बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं, और हम बच्चे भी सब MKS पढ़ते हैं। तो MKS यूनिट जो चार्ज की होती है, वो हम सबको मालूम है कूलम होती है। क्या होती है वो? कूलम होती है। ये हम सबको जनरली बहुत मालूम है। याद रखिएगा, CGS यूनिट अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो फिर वो सोचता है, बोलता है कि बुक में तो CGS यूनिट लिखी नहीं है, पर ये आपको जानना पड़ेगा। जो CGS यूनिट होती है ये चार्ज की, वो AB कूलम होती है। क्या होती है? वो AB कूलम होती है। जी हाँ, AB कूलम होती है CGS यूनिट ऑफ चार्ज। आप AB कूलम सिर्फ नहीं कह सकते, आप इसको ESU भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी कह सकते हो। इसकी एक यूनिट ये भी है ESU। जिन्होंने चार्ज का डिस्कवर किया था उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनके नाम पे भी इनका यूनिट हो सकता है, वो नाम है फ्रैंकलिन नाम है, याद रखिएगा, फ्रैंकलिन। तो याद रखिए, चार्ज की और एक यूनिट हो सकती है जो है फ्रैंकलिन। हालांकि और चार्ज की और भी यूनिट होती है CGS में, वो होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। तो आप देख सकते हैं कि CGS में कितने सारी यूनिट्स होते हैं जनरली, ठीक ना। अब ये CGS में इतने सारी यूनिट्स होते हैं, MKS में कूलम होता है, पर हम लोग कूलम के बारे में तो जानते हैं, पर CGS के बारे में, इनकी जो यूनिट होती है चार्ज के बारे में, ये हमें उतना पता नहीं रहता है, पर ये पता होना बहुत कंपलसरी है। MCQ क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो AB कूलम चार्ज की यूनिट होती है, ESU चार्ज की यूनिट होती है, फ्रैंकलिन इसकी यूनिट होती है, और EMU इसकी यूनिट होती है। आपसे एग्जाम में रिलेशन भी पूछता है MCQ क्वेश्चंस में, याद रखिएगा। जैसे कि क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे कि ESU और EMU के बीच में रिलेशन क्या है, या ठीक है। और एक मैं बोलता हूँ यहाँ पर यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 स्टैट कूलम में कितने कूलम्स होते हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, स्टैट कूलम में याद रखिएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम होते हैं। तो एक स्टैट कूलम में इतने सारे कूलम होते हैं, ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन पूछ सकता है। 1 EMU में कितने कूलम होते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो 1 EMU में याद रखिएगा, हमारे 1 EMU में याद रखिएगा 10 कूलम होता है। 1 EMU में 10 कूलम होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 ESU में कितने होते हैं, 1 ESU में कितने होते हैं, 1 ESU में कितने कूलम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, 1 EMU में तो इतना कूलम आपने देखा, ठीक है। 1 ESU, अब याद रखिएगा, 1 कूलम में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है, ठीक ना। 3 इंटू इतना 9 होता है, तो 1 कूलम में इतना ESU होता है। तो 1 ESU में कितने कूलम होते हैं, ये आप कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड के हेल्प से कर सकते हैं। इसको नीचे भेज दीजिए, 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हमारा आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा ये आंसर दोनों सेम है। तो 1 ESU में कितने कूलम होंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर में कितना, -10 कूलम होते हैं, याद रखिएगा। तो 1 स्टैट कूलम बोलिए, 1 ESU बोलिए, दोनों में कूलम का रिलेशन यही होगा। एक बात, एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1 ESU और 1 EMU का रेशियो निकालिए या रिलेशन निकालिए। क्वेश्चन हालांकि पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 ESU और EMU का रिलेशन बताइए। तो ये एक बात याद रखिएगा बच्चा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 1 ESU में आपने क्या देखा, 1 ESU में आपने देखा इतना कूलम होता है, तो लिख दीजिए इसको। 1 ESU में जब आपने लिखा तो लिख देते हैं हम लोग, और 1 EM, ठीक है, ये आप लिख देते हैं 1 कूलम में कितने EMU होते हैं, EMU, तो देखिएगा 1/10 EMU होते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को। 1 EMU में इतने कूलम होते हैं, 1 कूलम में तब 1/10 EMU होंगे, सिंपल सी बात है, ये समझ में आ रही होगी आपको यहाँ से। 1 ESU में इतने कूलम होते हैं, ठीक
ठीक ना। 1 कूलम में इतने यूएसयू होते हैं, 1 स्टैट कूलम में इतने कूलम होते हैं। अब एग्जाम में इतने सारे रिलेशंस को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें एक क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 ESU और 1 EMU का रेशियो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, तो ESU बताइए मेरे को, ESU आप 1 कूलम में कितना ESU पढ़े, तो 1 कूलम में आपने 1 कूलम में इतना ESU पढ़ा, इसको लिख दीजिए आप यहाँ पर 3 × 10⁻⁹ ESU पढ़ा आपने, ठीक है। 1 कूलम में आपने कितना EMU पढ़ा ये बताइए मेरे को, तो सर 1 कूलम में हमने इतना EMU पढ़ा, 1/10 EMU पढ़ा। यहाँ पर EMU था, ये ESU था, तो आपसे EMU/ESU का रेशियो पूछ रहा है, तो इसको इधर भेज दीजिए। 3 × 10⁹ × 10 = 2 हो गया आपका EMU/ESU हो गया। इसको जोड़ दीजिए, पावर ऐड हो जाएगा, 3 × 10⁻10 ये हो गया आपका EMU/ESU का रिलेशन। तो ये याद रखिएगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे EMU/ESU का रिलेशन पूछ सकता है। बिल्कुल ना घबराइएगा कि ये EMU और ESU होता क्या है। तो ये हमारा चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है, ये इतनी सारी टॉपिक यहाँ से निकली हमारी जो MCQs में पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओलंपियाड बच्चे अगर फिजिक्स का देते हैं तो उसमें बहुत कंपलसरी है ये सब, ठीक है। और हायर क्लास के बच्चे तो ये करना बनता ही है, उनको ये सब मालूम उनको होना चाहिए, अनिवार्य है। तो ये तो हमने समझ में आ गया कि चार्ज के सीजीएस के बारे में, चार्ज की सीजीएस के जो कारण से जो यूनिट पैदा होती है, जो रिलेशन पैदा होती है, ये हमें समझ में आ गया। चार्ज को लेकर मैं और थोड़ा डिस्कस करूँगा। चार्ज की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग याद रखिएगा ESU ही कहते हैं। तो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग ESU कहते हैं। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है, ESU होती है। अब कोई स्मॉलेस्ट बोलेगा तो भाई लार्जेस्ट क्यों ना पूछे, तो लार्जेस्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, याद रखिएगा चार्ज की। तो चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है इसको हम लोग कहते हैं फैराडे कहते हैं, फैराडे कहते हैं, याद रखिएगा फैराडे कहते हैं। अब ये फैराडे का मतलब क्या होता है ये बात समझिए। फैराडे का मतलब ये होता है, आपने शायद अवोगाड्रो नंबर तो सुना होगा, नहीं भी सुना है तो मूल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में एक चैप्टर है उसमें आप सुनने मिलेगा आपको। अवोगाड्रो मतलब होता है 6.02 × 10⁻, इतने इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज होती है ना बच्चे, इतने इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज जो होती है वो होती है आपकी 96500 कूलम होती है। जी हाँ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन की चार्ज इतनी होती है, इतने सारे चार्ज कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है, मैंने जो चार्ज होती है यूनिट जो होती है वो इतनी कूलम होती है। हमको तो मालूम है कि 1 कूलम होता है, हमको तो मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ये हमको मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। तो इतने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हैं, बिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इतनी यूनिट होती है और इसी को हम लोग 1 मोल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई पूछे ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 96500 चार्ज होते हैं, इतने कूलम चार्ज होते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं 1 फराडे कहते हैं या 1 फराड कहते हैं। ये बात बिल्कुल ना भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 मोल जो कॉन्सेप्ट है, असल में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ने को मिलेगा आपको, या क्लास 10 का चैप्टर एक मोल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री की, उसमें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ से पैदा हुआ है फॉर्मेशन। एग्जैक्ट फिगर ये नहीं होता है पर ये राउंड फिगर है। एग्जैक्ट फिगर जो होता है वो 96485.3 कूलम होता है, इतना होता है, ठीक है। 3 या 4 कुछ होगा, मुझे उतना कोई खास याद नहीं है, पर जो भी हो इतने कूलम्स हमारे होते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। इतने होते हैं, अब उसको राउंड फिगर करके हमने इतना कर दिया, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज का, जिसको हम लोग फराडे कहते हैं, फराड कहते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं, इतने कूलम होते हैं, ये बात ना भूलिए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, फराड होता है, कूलम किए हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ एक बात, और इसमें थोड़ा सा एक बात जोड़ूंगा कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, ये चार्ज की तो यूनिट मैंने बताया आपको, ठीक है। चार्ज का यूनिट चार्ज की यूनिट बताऊँ, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज देखिएगा, चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज हमारा। दूसरी बात, चार्ज की फॉर्मूला क्या है बताइए मेरे को, तो याद रखिएगा, जैसे एक छोटा सा मैं बेसिक बात बोलता हूँ, जैसे कि हमको मालूम है कि 1 डजन, ठीक ना, 1 डजन, मान लीजिए 1 डजन में मान लीजिए 12 पेन मिलते हैं आपको, 12 पेन मिलते हैं 1 डजन में। तो आपको मालूम होगा कि 2 डजन में कितने मिलते हैं। तब 2 डजन की बात मैं अगर करूँगा तो आप मुझे लिखिएगा सर 2 × 12 लिखिएगा। 3 डजन की बात करूँगा तो आप मुझे बोलिएगा सर 3 × 12 बोलिएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि एक चीज़ कंस्टेंट है, वो है 12 हमारा कंस्टेंट है, ठीक ना। तो एक बात ध्यान सुनिएगा, और ये जो नंबर है ये चेंज होते रहा है, ये 1 से 2 से 3 हो रहा है, तो मैं इसको n पकड़ूंगा, और ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को मैं चार्ज पकड़ता हूँ, इसको मैं e लिखता हूँ, और ये जो मैं पूरा फिगर जो लिख रहा हूँ टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज जो होता है वो उसका फॉर्मूला टोटल Q, मैंने Q = n × E होता है। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वह n × इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक बॉडी दिया, इस बॉडी में मान लीजिए एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, जिसका चार्ज कितना होगा बताइए मेरे को, -1
1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा एक चार्ज का। तो मान लीजिए अगर मैं पूछूं 2 चार्ज है तो कितना बोलिएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 चार्ज होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 चार्ज है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देख रहे हैं ये n चेंज हो रहा है, इसमें 2 3 4 बैठ रहा है, पर ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, और ये टोटल चार्ज है आपका 3, तो 3 है ना, ये टोटल चार्ज है आपका, तो इसलिए मैंने लिखा टोटल चार्ज इक्वल्स टू n इंटू ई लिखा, n मीन्स एक होल नंबर है और e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी प्रोटॉन भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन को हम लोग E+ से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- से लिखते हैं। आप चाहे हो तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस NE लिख दो यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन, प्लस लिखते हो तो प्रोटॉन होता है। आप खाली E लिख के छोड़ दो, मतलब चार्ज हो गया, और प्लस आ जाएगा तो प्रोटॉन हो जाएगा, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये टोटल चार्ज का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से चार्ज की याद रखिएगा डिफिनेशंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को चार्ज का CGS यूनिट बताया, चार्ज किसे कहते हैं पहले ये बताया मैं, चार्ज का CGS MKS यूनिट बताया मैं, चार्ज का CGS में रिलेशंस बताया मैंने, ESU/EMU का रिलेशन बताया मैं आप लोगों को। चार्ज मैंने बताया, चार्ज का फॉर्मूला बताया, Q = NE होता है। मैंने लार्जेस्ट यूनिट बताया, मैंने स्मॉलेस्ट यूनिट बताया चार्ज के बारे में। चार्ज की कुछ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज होते हैं, मतलब चार्ज को जो मेजर करते हैं हम लोग माइक्रो कूलम पे, नैनो कूलम में, मिली कूलम्स में, वो भी तो याद रखिएगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स कीजिएगा तो उस समय ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो 1 माइक्रो कूलम याद रखिएगा, 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू होता है 10⁻³ कूलम होता है, याद रखिएगा। 1 मिली कूलम, सॉरी 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू होता है 10⁻6 कूलम होता है, और 1 नैनो कूलम जो होता है हमारा, 1 नैनो कूलम जो होता है 10⁻9 कूलम होता है। याद रखिएगा, रिलेशन भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गया। चार्ज का मैं डायमेंशन पूछ सकता हूँ, चार्ज का मैंने यूनिट पूछा, चार्ज का मैं रिलेशन पूछा, इतना कुछ पूछा चार्ज के बारे में। चार्ज की मैं आपसे डायमेंशन पूछूंगा। तो याद रखिएगा करंट का फॉर्मूला, तब तो समझो करंट की फॉर्मूला को बतानी पड़ेगी मेरे को। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q/T। अभी तो जानिए, जब मैं करंट पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा उसमें। तो Q/T होता है, तो इस आप ना इस T को इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q = हो जाएगा आपका I × T हो जाएगा। और I मतलब होता है करंट, और करंट की जो यूनिट होती है, करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, आप जान के रखिएगा। टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है, याद रखिएगा। चार्ज एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये बात जान के रखिएगा। तो करंट फंडामेंटल यूनिट है, टाइम फंडामेंटल यूनिट है, बट हमारा चार्ज नहीं है, ठीक ना। तो जो मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर, तो मैंने चार्ज, इसको करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, और टाइम को हम लोग सेकेंड कहते हैं। तो एम्पेयर इंटू सेकेंड जो है, ये हमारी करंट की क्या बोलते हैं, ये करंट का डायमेंशन कहना है। तो चार्ज का डायमेंशन कहना है, तो कहिएगा A × T कहिएगा, क्योंकि टाइम को हम लोग सेकेंड में नापते हैं। तो T जो है हमारा वो क्या है, डायमेंशन में है, A हमारा डायमेंशन में है। तो चार्ज की डायमेंशन जो होती है वो AT होती है, ठीक है, AT होती है हमारी। और जो चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है वो हम लोग लिखते हैं एम्पेयर में, जो CGS में लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं एम्पेयर इंटू सेकेंड लिखते हैं। तो ये यूनिट है, ये डायमेंशन है, इसमें बिल्कुल भी आप लोग ये मत हो जाइएगा, मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो होप सो चार्ज के बारे में मैंने पूरा प्रॉपर्टी बताया, चार्ज आपको समझ में आ चुका कि चार्ज किसे कहते हैं। अब मैं जो लेक्चर अपलोड करूंगा, अब जो बताऊंगा आपको, नेक्स्ट पार्ट जो बताऊंगा वो है करंट के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट किसे कहते हैं। करंट भी जो है, करंट तो बताया मैं आपको, करंट जो होते हैं वो जनरली 2 प्रकार के पाए जाते हैं। करंट, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मैं बोलूँगा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो बोलूँगा उसे करंट कहते हैं। ये बुक्स में भी आपको मिलेगा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, उसको हम लोग करंट कहते हैं। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, तो 1 सेकंड में 1 कूलम फ्लो करता है, याद रखिएगा। तो जो I = जो Q/T है ना, ये चार्ज है ना 1 कूलम, तो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, याद रखिएगा। 1 सेकंड में, याद रखिएगा, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है। अब एक बात याद रखिएगा, 1 कूलम का फिलिंग अगर आपको लेना है कि सर 1 कूलम में कितने चार्जेस होते हैं, कितने चार्ज, 10, 20, 1000, लाख, 2 लाख कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 1 कूलम का मतलब 1 कूलम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। आप माइनस को भी हटा दीजिए, माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है, भी हटा दीजिए, सिर्फ चार्ज लिखिए। तो एक चार्ज का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उसकी जो उसमें कितना था 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, इतना होता है। तो 1 कूलम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कीजिए। तो 1 कूलम = क्या होगा, 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा यहाँ पर। अब देखिए, तब 1 कूलम = मालूम है, ये फिगर जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि 1 कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, बिलियंस ऑफ मिलियंस करते हैं। मैं बिलियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10⁻12 लगता है बिलियंस में, इसलिए मैं 12 बोला, और मिलियंस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें 10⁻6 लगता है। तो 10⁻12 और 10⁻6 को ऐड कीजिएगा तो 18 आएगा, इसलिए मैं बिलियंस ऑफ मिलियंस बोल रहा हूँ। मिलियंस इतने 1 कूलम मतलब 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक वायर से। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा
कितना बड़ा ये नंबर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सिर्फ 1 सेकेंड में। इसे हम लोग कहते हैं करंट कहते हैं, इसी को हम लोग करंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए करंट भी, अब करंट जो होता है वो डिपेंड करता है 2 प्रकार के होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट तब आएगा जब आप किसी बैटरी की बात कीजिएगा, जब किसी आप बैटरी की बात कीजिएगा, जब बैटरी के थ्रू जब कोई करंट पैदा हो, या किसी सेमीकंडक्टर के थ्रू जब कोई करंट पैदा हो, तब हम लोग 2 प्रकार के करंट पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट और एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं हम लोग, कन्वेंशनल करंट, और पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट तो समझ में आता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स याद रखिएगा हमारे, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे याद रखिएगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, बैटरी के जब नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टू पॉजिटिव जब फ्लो करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट ठीक उल्टा बोलेंगे, जब पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन की तरफ जब कोई मूव करेगा चार्ज हमारा, जब पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन की तरफ कोई चार्ज मूव करेगा हमारा, जब कोई आयन मूव करेगा, तो उसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो जनरली ये करंट जो होता है, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये बैटरी और सेमीकंडक्टर में पैदा होता है, इस टाइप की करंट्स। जनरली जो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल मतलब जो हम लोग जो हाउस होल्ड जो सर्किट्स है, या हाउस होल्ड जो घर में है, या पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो करंट की जो तारें जो बिछाई गई हैं, वो AC और DC पे चलती है, AC और DC से चलती है। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और DC का मतलब होता है DC डायरेक्ट करंट। ये अब कैसे फ्लो करते हैं, ये उसके ऊपर ये नाम रखा गया है। हाँ, हाउ डू दे फ्लो, एक्चुअली हाउ डू दे फ्लो और हाउ दे फ्लो वगैरह जो भी हो, ये कैसे फ्लो करते हैं उसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। ये करंट को मैंने 2 प्रकार से डिवाइड किया है, ठीक है, एक AC करंट और एक DC करंट पे मैंने तोड़ा है। AC करंट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का असल में मेन एप्लीकेशन क्या है, देखिए असल में पहले ये AC नहीं हुआ करता था, DC पे ही होता था, जनरली काम चला करता था। बट AC क्या होता है ना, AC का एक एडवांटेज ये है कि इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस तक, आप मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ये करंट को आप ये कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं विथआउट मच लॉस एनर्जी, याद रखिएगा। तो करंट इसमें भी पैदा होगा, करंट इसमें भी पैदा होगा, बट इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक आप ला सकते हैं, बहुत दूर दूर तक इसकी बिजलियाँ जा सकती हैं, इसके वायर जा सकते हैं, केबल्स जाते हैं इसके बहुत दूर दूर तक, और उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता जितना DC में होता है। DC काफ़ी शॉर्ट रेंज तक किया जाता है। मैं आज का डायग्राम बना के दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आए। AC का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, और DC का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। DC का जो ग्राफ है वो ऐसा स्ट्रेट बनाया जाता है। ये मैंने वोल्टेज लिखा, यहाँ पर 0 है, ये वोल्टेज मान लीजिए पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज, और यहाँ पे मैं सिर्फ वोल्ट लिखा, यहाँ पर इसके लिए लिखा। अब देखिए एक चीज़ अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये जो है, जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ का जो ऊपर वाला पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, और ये ग्राफ के जो नीचे है नेगेटिव पार्ट है। तो इसमें देख रहे हैं वोल्टेज ना अप हो रहा है और डाउन हो रहा है। तो AC में आप देखिए डिफरेंस देख लीजिए, AC में क्या होता है, वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, बट DC में वोल्टेज ऐसा चेंजेस नहीं कर सकते। DC में अगर वोल्टेज आपने फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं होगा समय के साथ। पर देखिए समय के साथ ये चेंज हो रहा है। एक बात देखिए, समय के साथ ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ साफ साफ, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर साफ साफ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है, मतलब करंट देखिए एक बार ज़्यादा है ना, एक बार देखिए करंट कम है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा होगा, या मान लीजिए -5 वोल्ट लिखा होगा, तो इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है समय के साथ, है ना। समय के साथ, जो टाइम के साथ जो है ये मैग्नीट्यूड चेंज करता है, समय के साथ जो है देखिए चेंज कर रहा है। अभी मान लीजिए कुछ सेकंड है तो कुछ सेकंड में यहाँ पर है, कुछ सेकंड के बाद ये यहाँ पर होगा, मिनिमम हो जाएगा, कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पे कोई करंट होगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग याद रखिएगा, कहते हैं जीरो क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो क्रॉसिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं कहीं से भी, इसे हम लोग कहते हैं जीरो क्रॉसिंग। याद रखिएगा, जीरो क्रॉसिंग जो टर्म है वो आपको AC करंट में मिलेगा। ये क्या है सर, जीरो क्रॉसिंग असल में एक पॉइंट है जहाँ पर साइन चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, बाई क्रॉसिंग द एक्सिस, ये एक्सिस को क्रॉस करके ये जीरो क्रॉसिंग का जो टर्म आता है, ये जीरो क्रॉसिंग, ये आपको मैं कोई इंग्लिश में डिफिनेशन अगर दूंगा तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर द साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बाई क्रॉसिंग द एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड जीरो वैल्यू, इसको बोलते हैं। पर ये जीरो वैल्यू या जीरो क्रॉसिंग जो टर्म है ये DC में नहीं है। देखिए ये हमारा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये समय के साथ चेंज नहीं करेगा, ये समय के साथ चेंज कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें चेंज नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक। और एक बात बता दूं मैं आपको, और कुछ मैं इसमें देख सकता हूँ कि जो ये जो कर्व जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ डायग्राम जो ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ सिर्फ ऐसे मत समझना कि इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं साइनोसोइडल ग्राफ बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसोइडल ग्राफ बोलते हैं। अगर मेरी कुछ स्पेलिंग गलती होती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो
ये ग्राफ ऑफ इसके जो टाइप्स है ये सिर्फ आप ऐसे नहीं बना सकते, बल्कि आप ट्रायंगुलर भी बना सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये भी आपका इसी ही है। आप इसको चाहो तो स्क्वायर भी बना सकते हो, ऐसे 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 भी बना सकते हो आप, ऐसे भी आपकी देखिए एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करंट जो है पीरियडिकली अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है इस तरीके से। तो ये आप जैसे कि इसे आप ट्रायंगुलर कह सकते हैं, इसको स्क्वायर कह सकते हैं, इसको साइनोसॉइडल कह सकते हैं, वैसे ही ट्रेपीजॉइडल भी होता है। ट्रेपीजॉइड मतलब होता है करंट हमारी ऐसे भी कर सकती है फ्लो, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इस तरीके से। तो इतना सारा ग्राफ है जो ये एसी करंट का ये ग्राफ है, याद रखिएगा। डीसी का सिर्फ ऐसा ही होता है, डीसी की मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज नहीं होती। एक बात मैं और आपको बताता हूँ, एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, 50 to 60 हर्ट्ज चलती है, 50 to 60 हर्ट्ज चलती है, याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे हिंदुस्तान में एसी करंट की 50 to 60 हर्ट्ज के भीतर होती है, और कंट्रीज़ में वैरी करती होंगी थोड़ी सी, बट 50 to 60 हर्ट्ज होती है। और जो वोल्ट होता है वो 220 वोल्ट हमारा चलता है यहाँ पर। अब एक बात आपको बताता हूँ, ये 50 to 60 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, और ये बताता हूँ। आप ना बैटरी जब देखते होगे ना, बैटरी, और ठीक है, और बताता हूँ, डीसी जो करंट होती है हमारी, वो आप देखे होगे ना, बैटरीज तो देखे होगे। जब कोई सर्किट बनाता है, कोई सर्किट मान लीजिए रेसिस्टेंस बनाया मैं आपको, और ये देखिए मैं एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, एक छोटा एक बड़ा खींचा, एक छोटा खींचा, इसी को कहते हैं बैटरी या सेल कहते हैं। और ये हमारा करता है डायरेक्ट करंट पैदा करता है। अब डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, ये भी और थोड़ा समझाता हूँ मैं, आप समझिएगा डायरेक्ट, ठीक ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं एक बनाता हूँ, जैसे कि, और एसी जो करंट है ना उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं साइन, उसका साइन कुछ ऐसा होता है। और मैं ये बना दिया, मान लीजिए रेसिस्टेंस बना दिया, ये बॉक्स बना दिया मैं आपका, यहाँ पर मैं इसको फिर से एक बार बनाता हूँ ऐसा, और ये कुछ रेसिस्टेंस बना दिया मैं ऐसे। तो इसमें ये मान लीजिए मैंने पॉजिटिव, ये नेगेटिव दिया, तो यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव देता हूँ। अब बात समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, 50 to 60 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, ये समझिए। जैसे कि मान लीजिए करंट एक बार जब यहाँ से, जब यहाँ नेगेटिव में गई, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में आएगी। जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव गई, अब नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखा था मैं, ठीक है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में गई, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से लौटेगा वापस, और किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से जो पॉजिटिव गया, ये सिर्फ 1 सेकेंड में होता है। ये इसको कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसे हम लोग कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये 50 बार, 1 सेकेंड में 50 बार जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, मतलब कुल मिलाकर 100 बार जाती है। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव 50 बार जाती है, और नेगेटिव से पॉजिटिव 50 बार जाती है, कुल मिलाकर 100 बार जाती है। और ये जो कंप्लीट जो पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसको हम लोग 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसी 1 रिवॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं 50 फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सॉरी, ये 50 रिवॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं 50 फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से 1 सेकेंड में इतना फास्ट मूव करता है, आप समझ सकते हैं कितना डेंजरस है। बल्कि डीसी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए बहुत लोग एसी को डेंजरस भी कहते हैं कि डीसी डेंजरस होता ही है, इसलिए एसी डेंजरस होता है, और 5 गुना ज़्यादा डेंजरस होता है कंपेयर टू डीसी में, याद रखिएगा। इसका सीवर इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सट्रीमली हार्मफुल है, वो काफ़ी ज़्यादा है, 50 to 60 का रेंज है, याद समझ सकते हैं। इंसान तो याद रखिएगा, मतलब 220 वोल्ट है, समझ सकते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी इतना पैदा होता है। 25 वोल्ट अगर होगा ना, 25 वोल्ट भी जो पैदा होगा, उसके द्वारा भी जो फ्रीक्वेंसी पैदा होगा ना, उसमें इंसान मर सकता है, याद रखिएगा। तो मतलब उस फ्रीक्वेंसी में भी इवन मतलब स्मॉल वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट नो कैन किल ए पर्सन, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये इतना खतरनाक होता है ये। तो ये एसी और डीसी के बारे में बताया मैं, और भी बोल सकता हूँ, याद रखिएगा। एसी में याद रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेसिस्टेंस लगाया है, यहाँ पर देखिए मैं रेसिस्टेंस लगाया हूँ, तो आप चाहो तो एसी में रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर लगा सकते हो, ठीक ना। मतलब एसी हैव रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंसुलेटर आप बोल सकते हो। पर याद रखिएगा डीसी में याद रखिएगा हम लोग सिर्फ रेसिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर इंसुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, एसी में याद रखिएगा करंट जो मिनिमम मतलब एनर्जी जो लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एसी में कम होता है, और डीसी में जो होती है मतलब जब हमारा करंट जब पास होती है तो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मैक्सिमम होता है, इसलिए हम लोग डीसी को इतना प्रेफर नहीं करते। एसी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, एसी का फॉर्मेशन न्यूक्लियर पावर जनरेटर से होता है, थर्मल पावर जनरेटर से होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से होता है, इन्वर्टर्स करते हैं, ट्रांसफार्मर्स करते हैं, ये सब एसी का फॉर्मेशन करते हैं। और डीसी कहाँ होता है, बैटरीज में होता है, सेल्स में होते हैं, वहाँ पर हम लोग डीसी का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने जो आपको बताया।
ठीक है, ये तो आपको बता दिया मैं कि एसी करंट डीसी करंट किसे कहते हैं। होप सो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और बोल सकते हैं कि डीसी में जो और भी आप कह सकते हो कि डीसी में जो मैग्नीट्यूड होती है वो कांस्टेंट होती है, जैसे मैंने पहले भी कह दिया, आपको समझा दिया यहाँ पर। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ सफिशियंट है होप सो, इतना सारा इतने, और इसके ऊपर और कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेंगे क्लास 10 लेवल में, मैं जहाँ तक लगता है, या ओलंपियाड्स में भी इतने शॉर्ट क्वेश्चन हमारे काफ़ी है। होप सो बच्चे आप लोग को अच्छा लगा होगा। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर मेरे साथ बने रहे, मैं पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है चार्ज करंट एसी डीसी का पढ़ाया है। नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। आपका साइंस फैकल्टी बने रहे, अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों।